नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी आईक्यू पर। आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं फरवरी 2020 का करंट अफेयर, और वो भी कौन सा, महाराष्ट्र विशेष, महाराष्ट्र स्पेसिफिक, जो कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। किसके लिए? एमपीएससी राज्य सेवा के लिए। और महाराष्ट्र स्पेसिफिक जितने भी अदर एग्ज़ाम्स हैं उन सब एग्ज़ाम्स के लिए करंट अफेयर काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। तो स्टार्ट करते हैं। तो मैंने एमसीक्यू के माध्यम से हमेशा रखने की कोशिश करता हूँ, ये भी मैंने रखा है। 14 फरवरी 2020 को सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने पहले अंतर शहर, याद रखना, अंतर शहर इलेक्ट्रिक बस सेवा का उद्घाटन किया है। यह बस सेवा किन दो शहरों के बीच शुरू हुई? तो पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये इलेक्ट्रिक बस सेवा क्या है और इसकी रिक्वायरमेंट क्यों है। तो हमारी जो गवर्नमेंट है वो क्या कर रही है, जो भारत सरकार और अदर स्टेट गवर्नमेंट को भी वो इनकरेज कर रही है, उन्होंने एक योजना चलाई है, फैम, फास्टर एडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। ये भी आपको पता होना चाहिए क्योंकि बजट में इसके ऊपर काफ़ी खर्च किया जाता है, काफ़ी इसको पैसा दिया जाता है। फास्टर एडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। अब ये इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हम लोग क्यों लेके आ रहे हैं, इसका मैंने पहले के वीडियो में भी शायद बताया होगा कि हमारी फॉरेन करेंसी बहुत सारी किस में जाती है, ऑयल परचेस करने में। और ऑयल परचेस करने में जाने से क्या होगा कि हमारा जो करंट अकाउंट डेफिसिट है वो बढ़ता है। हमारी जो फॉरेन करेंसी जैसे यूएस डॉलर, ईयू का यूरोप यूरो, इसके अलावा जीबीपी, ग्रेट ब्रिटानियन पाउंड, ये सारी चीज़ें खर्च हो जाती है, जिससे हमें फिर बाहर की चीज़ें और परचेस करने में काफ़ी मुश्किल होती है। तो इसलिए सरकार ये चाहती है कि इस ऑयल से हमारा जो ट्रांसफॉर्मेशन हो, यानी जो शिफ्ट हो, हम कहाँ पे शिफ्ट करना चाहते हैं, इलेक्ट्रिक बस, कार या फिर बाइक में करना चाहते हैं, ताकि कम से कम ऑयल हमें क्या करना पड़े, खर्च करना पड़े, जिससे कि इम्पोर्ट हमारा कम हो जाए ऑयल का। इसलिए हम इसकी तरफ जा रहे हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की तरफ जा रहे हैं। इसलिए सरकार ने एक योजना भी चलाई थी, फैम, ये भी आपको पता होना चाहिए। अब इससे पहले इलेक्ट्रिक व्हीकल्स चलते तो थे, बट वो सिर्फ एक ही सिटी में चलते थे। क्योंकि अगर आप मान लीजिए मुंबई से पुणे कोई क्या लेके जाना चाहता है, इलेक्ट्रिक व्हीकल लेके जाना चाहता है, इलेक्ट्रिक व्हीकल। अब अगर वो इतनी डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक व्हीकल जाएगा तो डेफिनेटली उसमें बीच में क्या होगी, चार्जिंग खत्म हो जाएगी। क्योंकि आपको पता है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स किस पे चलने वाला है, चार्जिंग पे चलने वाला है। और अगर इसकी चार्जिंग खत्म हो जाती है तो रास्ते में आप क्या करेंगे? इसलिए सरकार ना इलेक्ट्रिक हाईवे भी बना रही है। इलेक्ट्रिक हाईवे मीन्स क्या, जगह जगह पे सरकार क्या करने वाली है कि इनको चार्ज करने के लिए स्टेशन बनाने वाली। क्योंकि बंदा अगर उसका बीच में चार्जिंग खत्म हो गई तो वो घर पे तो नहीं जाएगा ना चार्ज करने, ऑब्वियसली उसको कहीं ऑप्शन मिलेगा तो वो वहाँ पे चार्ज करेगा। बट ये एक ऐसी बस शुरू की गई है अंतर शहर, यानी एक शहर से दूसरे शहर। अभी तक जितने भी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स थे वो एक ही शहर में चलते थे। जैसे ई रिक्शा सुना होगा आपने, ई रिक्शा मतलब क्या, एक ही शहर में चल रहा है, तो जैसे चार्जिंग खत्म होने पे आई तो बंदा जाएगा वहाँ पे चार्ज करके आ जाएगा। बट अगर एक शहर से दूसरे शहर में जाना है तो डेफिनेटली आपको बीच में चार्जिंग स्टेशन देने होंगे, यानी ई हाईवे आपको बनाना होगा। तो ऐसी ही पहली अंतर शहर इलेक्ट्रिक बस सेवा का उद्घाटन किया है गवर्नमेंट ने। उसमें से भी किन्होंने किया है? श्रीमान नितिन गडकरी जी, जो कि मंत्री है सड़क परिवहन एवं राजमार्ग। तो ये किन दो शहरों के बीच शुरू किया गया है ये आपको पता होना चाहिए। तो इसका आंसर है मुंबई व पुणे शहर के बीच में शुरू किया गया। विद्युत बस के बारे में कौन सा तथ्य सही है? अब ये जो शुरू किया गया इसके बारे में कुछ तथ्य दिए गए हैं, वो आपको याद करना है। इसमें खासकर कौन सा, ये जो कंपनी है जिसने इसको तैयार किया उस कंपनी का नाम आपको पता होना चाहिए। क्या? मित्रा मोबिलिटी सॉल्यूशन। इलेक्ट्रिक बस किसने तैयार की है? मित्रा मोबिलिटी सॉल्यूशन। इलेक्ट्रिक बस में मित्रा मोबिलिटी सॉल्यूशन द्वारा निर्मित 43 सीटें हैं, 43 सीट्स हैं। ये तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं कितनी सीट्स हैं, ये कोई पूछने वाला नहीं, बट हाँ किसने ये तैयार की है, ये बस किसने निर्मित की है, ये एग्जाम में आ सकता है। तो आपको ये पता होना चाहिए, मित्रा मोबिलिटी सॉल्यूशन।
यह 300 किलोमीटर की दूरी सिंगल चार्ज में तय कर सकेगी। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट डेटा मुझे लगता है। मैंने अभी पहले बात की थी कि बीच में क्या होना चाहिए, चार्जिंग पॉइंट होना चाहिए, बट अगर ये एक ही चार्जिंग में 300 किलोमीटर का की दूरी तय कर सकती है तो ये तो और अच्छी बात है, क्योंकि अगर आप पुणे से मुंबई के लिए जा रहे हैं और बीच में आपको चार्ज ना करना पड़े और मुंबई में आके आपके चार्जिंग ख़त्म भी हो गई तो आप यहाँ पे चार्जिंग स्टेशन बना सकते हैं। तो इसके बारे में दोनों ही फैक्ट सही है, ये भी सही है और ये भी सही है, यानी उपरोक्त दोनों सही है। पहला डैश मुंबई फेस्टिवल छत्रपति शिवाजी महाराज वास्तु संग्रहालय में आयोजित किया जाएगा। तो पहले इसका आंसर देख लीजिए, इसका आंसर है जेरूसलेम। जेरूसलेम एक शहर है कहाँ का? ऑब्वियसली इजराइल का। इजराइल का एक शहर है, ये आपको पता होना चाहिए। और जेरूसलेम क्या करते हैं, जो इजराइल की गवर्नमेंट है वो बार बार ये ट्राई करती है कि दुनिया से उनका कांटेक्ट ज़्यादा से ज़्यादा बढ़े, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि इजराइल कुछ इस तरह से घिरा हुआ, ये बीच में इजराइल है और ये जेविश कंट्री है। भारत के इससे अच्छे संबंध है इजराइल से, जेविश कंट्री है और इसके आसपास सारे मुस्लिम देश हैं। जॉर्डन हो गया, मिस्र हो गया या फिर ईरान हो गया, ये सारे कंट्रीज़ को ऐसा मानते हैं कि जेविश जो राज्य है इजराइल, इसको यहाँ के जो मुस्लिम कंट्रीज हैं उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया। वो ये मानते हैं कि इजराइल का कोई एग्जिस्टेंस नहीं होना चाहिए, इसलिए इजराइल ने अपनी चीज़ें बहुत अच्छी तरह से डेवलप की और वो एक डेवलप्ड नेशन है। बड़े आश्चर्य की बात है कि ये एक डेवलप्ड नेशन है, ठीक। तो वो ये करते हैं कि बाकी दुनिया से उनका कांटेक्ट बढ़ाया जाए, बाकी दुनिया को ये समझाया जाए कि हम लोग किस तरह से ठीक हैं, हम लोगों की क्या क्या प्रॉब्लम्स है और हम अपनी एक्शंस लेते हैं। यानी इन सब के अगेंस्ट आपको पता होगा 6 डे वॉर के बारे में सुना होगा, 6 डे वॉर। और 6 डे वॉर में क्या हुआ था कि इन सारे कंट्रीज़ ने मिल के इसराइल के ऊपर अटैक कर दिया था और इसराइल ने अकेले ने ही इन सारे कंट्रीज़ को डिफीट कर दिया। तभी से इसराइल ये ट्राई करता है कि दुनिया में उसके कांटेक्ट बढ़े, दुनिया को ये पता रहे कि इसराइल क्या सही कर रहा है क्या गलत कर रहा है। इसलिए उसमें लेटेस्ट डेवलपमेंट ये हुआ कि जेरूसलेम मुंबई फेस्टिवल उन्होंने आयोजित किया। अब ये जेरूसलेम शहर और मुंबई के बीच में होगा और ये कहाँ पे आयोजित किया गया? छत्रपति शिवाजी महाराज वास्तु संग्रहालय। तो इसका आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए, इसके संबंध में बात करते हैं कि इसमें क्या क्या दिया गया है। जेरूसलेम मुंबई फेस्टिवल के संबंध में कौन सा तथ्य सही है? तो पहले तो आप ये समझ लीजिए कि सारे तथ्य सही है, ठीक है। इसका आयोजन जेरूसलेम महानगर पालिका द्वारा किया जा रहा है, ये आपको पता होना चाहिए। एक हमारी जैसी मुंबई महानगर पालिका है, ऐसे ही जेरूसलेम महानगर पालिका होगी। जेरूसलेम मुंबई फेस्टिवल का उद्देश्य दोनों शहरों तथा भारत इजराइल के बीच संबंधों को बढ़ावा देने के लिए विशेष लिंक प्रदान करना है। अब समझना, भारत इजराइल के संबंध ऑलरेडी अच्छे हैं, ठीक, और उसके बाद भी जो गवर्नमेंट्स होती है वो ये ट्राई करती है कि अगर संबंध आपको अच्छे करने हैं और आगे बढ़ाने तो पीपल टू पीपल लिंक होनी चाहिए। क्या? पीपल टू पीपल लिंक, यानी भारत के जो लोग हैं वो किसके कांटेक्ट में आए? इजराइल के लोगों के कांटेक्ट में आए, या इजराइल के जो लोग हैं वो भारत आए, भारत को समझे, यहाँ के लोगों के कांटेक्ट में आए। पीपल टू पीपल कांटेक्ट ये ज़्यादा बढ़ने चाहिए। किसी भी दो देशों के बीच में अगर आपको अच्छे संबंध करना है तो पीपल टू पीपल कांटेक्ट बढ़ाने की कोशिश करना चाहिए, और यही हमारे पहले एक प्रधानमंत्री हुए श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी, उन्होंने किया था पाकिस्तान के साथ करने का, बट अनफॉर्चुनेटली उसमें हमें सक्सेस नहीं मिली कि पीपल टू पीपल कांटेक्ट इतना बढ़ा दिया जाए कि दोनों गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर डाला जाए पब्लिक के द्वारा कि भाई अब आप रिलेशन अच्छे करिए। तो इसी कड़ी में हमारे तो संबंध इजराइल से अच्छे हैं, काफ़ी डिफेंस की हम चीज़ें उनसे इंपोर्ट करते हैं और इजराइल ने बहुत बार हेल्प भी किया है। ऐसा माना जाता है कि 1971 का जो वॉर था उसमें भी इजराइल ने इनडायरेक्टली काफ़ी हेल्प किया इंडिया को, जिसमें कि पाकिस्तान की हार हुई थी और बांग्लादेश लिबरेशन वॉर इसको नाम दिया जाता है 1971 में, जिससे फिर बांग्लादेश क्रिएट हुआ था। तो लिंक बढ़ाने के लिए ये फेस्टिवल ओब्वियसली रखा गया। बहुत सारे लोग जेरूसलेम के यहाँ पे आएंगे मुंबई में और भारत के भी बहुत सारे लोग उनसे मिलेंगे, तो डेफिनेटली पीपल टू पीपल लिंक बढ़ेगा। इसके अलावा दो देशों को अगर एक साथ लेके आना है
तो डेफिनेटली ये सब चीज़ें होंगी। कलाकारों को पर्यटन, यानी हमारे यहाँ देखने लायक क्या है तो आप आइए, आपके यहाँ देखने लायक क्या है तो हम जाते हैं। पर्यटन, कलाकार, सिनेमा, एक दूसरे की मूवी देखिए, क्योंकि मूवी से भी काफ़ी इम्पैक्ट पड़ता है, ध्यान रखना। इसलिए यहाँ पे जब ये फेस्टिवल हुआ तो एक मूवी दिखाई गई थी, बड़ी फेमस मूवी है इजराइल की, मोसाद। और मोसाद वहाँ की एक इंटेलिजेंस एजेंसी भी है, वो आपको ध्यान रखना है, काफ़ी खतरनाक मानी जाती है और दुनिया भर में कहीं पे भी ये ऑपरेशन करती है। और ऐसा माना जाता है कि हमारी जो भारत की रिसर्च एंड एनालिसिस विंग है, इसको जो ट्रेनिंग दी है, आई थिंक ऐसा माना जाता है कि ये मोसाद ने ही दी है, जब स्टार्टिंग में इसकी स्थापना की गई थी रॉ की। तो इसका आंसर हुआ उपरोक्त तो सभी सत्य हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए। महानगर पालिका कौन सी, जेरूसलम की आयोजित कर रही है, और लोगों के बीच पीपल टू पीपल कांटेक्ट बढ़ाना, इसलिए कलाकार, पर्यटन, सिनेमा के बीच सहयोग करने के लिए मंच बनाए गए। मुंबई जेरूसलम फेस्टिवल में महाराष्ट्र के मंत्री डैश की उपस्थिति में एक विशेष कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। तो इसका आंसर है, पहले तो आप समझ लीजिए आंसर, अमित देशमुख। और ये क्या है, मिनिस्टर ऑफ कल्चर, मिनिस्टर ऑफ कल्चर, किस में, महाराष्ट्र गवर्नमेंट में। इसके अलावा चीफ गेस्ट वहाँ पे कौन थे, वो थे श्रीमान आदित्य ठाकरे, आदित्य ठाकरे, ये चीफ गेस्ट थे। ठीक, अब आपको ये पता होना चाहिए कि अमित देशमुख ये क्या है, ये मिनिस्टर ऑफ कल्चर हैं, और ये बेटे हैं किसके, श्रीमान विलासराव देशमुख के, विलासराव देशमुख, जो कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री रहे। उनके दूसरे सुपुत्र हैं रितेश देशमुख। तो इन्होंने क्या, एक विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया था, किनकी उपस्थिति में, श्रीमान अमित देशमुख जी की उपस्थिति में। आगे बढ़ते हैं। भारत का सबसे बड़ा वायु गुणवत्ता निगरानी नेटवर्क डैश शहर में लगाया जा रहा है। तो पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि वायु गुणवत्ता निगरानी नेटवर्क की जरूरत क्या है। वायु गुणवत्ता मीन्स क्या, हमारी जो वायु है एटमॉस्फेयर की, इसमें शहरों में, विशेषकर शहरों में, गांव में तो ये होता नहीं, बहुत सारे प्रदूषण की गैसेस छोड़ी जाती है, क्योंकि इंडस्ट्रीज बहुत होती है, और वो जब गैसेस रिलीज करती है उनके चिमनी के माध्यम से ऐसा धुआं निकलता है, तो वो सबसे पहले किसको प्रदूषित करेंगी, जो स्थानिक क्लाइमेट है, स्थानिक एटमॉस्फेयर है, उसको दूषित करेंगे। जैसे अगर उसको दूषित किया तो पता कैसे चलेगा कि भाई ये कितना दूषित है, तो इसके लिए वायु गुणवत्ता निगरानी नेटवर्क होते हैं, जो क्या करते हैं, ये चेक करते रहते हैं, ऊपर उनमें सेंसर लगे रहते हैं, ठीक है, उनमें अपरेटस लगे रहते हैं, जो चेक करते रहते हैं कि अब इसमें पोल्यूशन का जो कंटेंट है वो कितना बढ़ चुका है। इसको बोला जाता है वायु गुणवत्ता निगरानी नेटवर्क। तो भारत का सबसे बड़ा, यानी टोटल 90 लगाए जाएंगे, और इसका आंसर है मुंबई में। टोटल 90 स्टेशंस पे ये वायु गुणवत्ता निगरानी नेटवर्क लगाए जाएंगे। अभी फिलहाल में मुंबई में कितने हैं, 30 वायु गुणवत्ता निगरानी नेटवर्क है मुंबई में, 30। और दिल्ली में अगर बात करें तो वो है 37, याद रखना, इसलिए दिल्ली टॉप में है। और अगर 90 यहाँ पे लग गए तो मुंबई किस में आ जाएगी, टॉप में आ जाएगी, जगह जगह 90 प्लेसेस पे। और ये 30 में से कुछ तो हमारी बीएमसी इनको हैंडल करती है, बृहन मुंबई कॉरपोरेशन, ये इसको हैंडल करती है, कुछ 5 हैंडल करती है, कुछ सफ़र करके एक है वो हैंडल करता है, और कुछ करता है महाराष्ट्र पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, महाराष्ट्र पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। मुंबई के पास 5 है, सफ़र के पास भी 15 हैं, और 10 इनके पास हैं, तो टोटल हो गए 30। सफ़र मीन्स क्या, ये है फॉरकास्टिंग, वेदर फॉरकास्टिंग के लिए रिसर्च की एक संस्था है, जो इसको क्या करती है, संस्था नहीं है बल्कि एक गवर्नमेंट का ही पार्ट है, ऑल इंडिया लेवल पे है ये, नेशनल लेवल पे, और ये स्टेट गवर्नमेंट का है, और ये बीएमसी स्थानीय गवर्नमेंट का है। तो 3 हो गए, इसलिए इनके पास सबसे ज़्यादा, इनके पास थोड़ा कम है, इनके पास एकदम कम है, ठीक है। सफ़र ये नेशनल गवर्नमेंट का इंस्टीट्यूट है या ऑर्गेनाइजेशन है। भारत का सबसे बड़ा वायु गुणवत्ता निगरानी नेटवर्क
मुंबई शहर में लगाया जा रहा है, इसके बारे में कौन सा तथ्य सही है? तो पहले तो आप ये समझ लीजिए कि उपरोक्त सभी तथ्य सत्य हैं। अब इतने इजी ऑप्शन आप एग्जाम में एक्सपेक्ट ना करना कि इतने एग्जाम में इजी ऑप्शंस आए। ये तो मैंने आपको डेटा बताने के लिए, एक्सप्लेन करने के लिए इस तरह से अरेंज किया है। इसमें गैर सरकारी संगठन कंजर्वेशन एक्शन ट्रस्ट पार्टनरशिप में रहेगा, ये आपको पता होना चाहिए। इसको शॉर्ट फॉर्म में इसका नाम है कैट। ये इसके पार्टनरशिप में रहेगा। यह प्रोजेक्ट 5 वर्ष में पूरा हो जाएगा। ये दोनों डेटा है। तीसरा, बीएमसी ने इसके लिए 9.5 करोड़ रुपए का बजट रखा है, और मैं सारी इन्फॉर्मेशन आपको दे चुका हूँ वायु गुणवत्ता निगरानी नेटवर्क के बारे में, कि ये क्या करती है, एयर में कितने टॉक्सिक चीज़ें हैं वो चेक करती है। वर्तमान में मुंबई में कितने वायु गुणवत्ता निगरानी स्टेशन हैं? तो अभी कितने? 30। आगे बात करते हैं। विज्ञान और पर्यावरण केंद्र के सर्वेक्षण के अनुसार मुंबई 24 प्रायद्वीपीय शहरों में डैश स्थान पर है। तो पहले तो आप ये देखिए, ये है भारत का प्रायद्वीपीय लैंड, और इसमें है मुंबई। ये प्रायद्वीप, इतना वाला जो पार्ट है, इसको हम लोग बोलते हैं प्रायद्वीप। प्रायद्वीप क्यों बोलते हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ। 3 तरफ से ये पानी से घिरा हुआ जमीन का हिस्सा है, इसलिए इसको प्रायद्वीप बोलते हैं। ये एक तरफ पानी है, इधर अरब सागर है, यहाँ पे ऑब्वियसली इंडियन ओशन है, हालांकि ये भी इंडियन ओशन ही है, बट ये इसका पार्ट है। इधर क्या है? बे ऑफ बंगाल, यानी बंगाल की खाड़ी। ये 3 तरफ से पानी हुआ, इसलिए इसको प्रायद्वीप बोलते हैं। ठीक इसका उल्टा भी होता है। गल्फ किसको बोलते हैं? खाड़ी किसको बोलते हैं? ऐसी जगह जिसमें 3 तरफ से ज़मीन है और एक तरफ से पानी। जैसे यहाँ पे मान लीजिए ये कोई लैंड है इतना, और इसको आप हटा दीजिए इतना, और यहाँ तक पानी इधर भी है, और यहाँ तक इधर अंदर घुस गया, तो इसको बोलते हैं क्या? खाड़ी, यानी गल्फ। ठीक, जैसे मैक्सिको की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी भी आपने ऐसी ही देखी होगी, वो भी ऐसे ही अंदर तक एंटर कर जाती। 3 तरफ से अगर पानी है तो वो क्या होगा? प्रायद्वीप बोलेंगे उसको। और अगर 3 तरफ से ज़मीन है और इधर पानी भरा हुआ तो उसको बोलेंगे क्या? गल्फ। तो मुंबई 24 प्रायद्वीपीय शहरों में कौन से स्थान पर है? दूसरे स्थान पर है, ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट, मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड ने दुनिया की सबसे बड़ी एयरपोर्ट आधारित तापमान नियंत्रित सुविधा का अनावरण किया है। अब ये तापमान नियंत्रित सुविधा क्या है, पहले ये समझिए। तो पहले तो इसका आंसर देख लीजिए, तो इजी पड़ेगा आपको। इसका आंसर है एक्सपोर्ट कोल्ड जोन। अब ये एक्सपोर्ट कोल्ड जोन क्या है और तापमान नियंत्रित क्या है? तो ये ना 2 चीज़ों के लिए है। जैसे हम कोई भी चीज़ एक्सपोर्ट करते हैं, तो ऐसा तो नहीं हुआ कि एकदम हमारे बाजू में ही एक्सपोर्ट करना है, कि ये हमारा घर और इनको एक्सपोर्ट करना है, इनको देना तो ले जाके दे दिया, हो गया खत्म। ऐसा नहीं होता। आपको क्या करना होता है? पूरे भारत से सामान, या फिर जहाँ भी वो जगह है वहाँ से आपने सामान क्या किया? कलेक्ट किया। मान लीजिए यहाँ से कलेक्ट किया, और आप कहाँ पे लेके जाना चाहते हो? इधर यूएसए में लेके जाना चाहते हो। अब यूएसए में अगर लेके जाना चाहते हो तो आपको क्या करना पड़ेगा? यहाँ से इतनी डिस्टेंस तक यहाँ लेके जाना पड़ेगा। और जब आप इतनी डिस्टेंस तक उस प्रोडक्ट को लेके जाते हैं, मान लीजिए आप दूध लेके गए, ठीक है, दूध आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो यहाँ से यहाँ तक जाते जाते तो दूध खराब हो जाएगा, और यहाँ पे आते आते तो दूध दही हो जाएगा। तो जिसको दूध चाहिए फिर वो कैसे परचेज करेगा? मेरा मतलब ये है कि ज़्यादा दिन अगर ये हुए, या फिर सब्जी ले गए, आप कोई भी सब्जी ले गए, तो यहाँ जाते जाते तो वो पालक ले गए, पालक सूख गई, पता चले पाउडर हो गई, तो ये कैसे? तो इसके लिए क्या किया जाता है? सबसे इधर तो कम टाइम लगता है, और अगर ये शिप के माध्यम से जाता है यहाँ से इधर तक, मान लीजिए कोई दूसरी जगह में, तो शिप में तो रेफ्रिजरेटर लगे होते हैं, उनको रखने के लिए प्रॉपर व्यवस्था होती है, कोल्ड रखा जाता है, उनको चिल्ड रखा जाता है, रेफ्रिजरेटर लगे होते हैं। बट अगर आप ये कर रहे हैं कि यहाँ पे लेके आए आपने, जब आपने रेफ्रिजरेटर में रख दिया तब तक तो ठीक है, बट अगर यहाँ एयरपोर्ट पे ही वो सामान पड़ा रहा, तो एयरपोर्ट में ऐसे ही पड़ा रहता है, वो तो इधर उधर पड़ा रहता है, और अगर ऐसा पड़ा रहा तो वो पता चला इसी एयरपोर्ट पे खराब हो गया। तो उसके लिए गवर्नमेंट ने क्या किया है? मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड ने क्या किया है? तापमान नियंत्रित सुविधा ये की। तापमान नियंत्रित मीन्स क्या? एक तरीके का कोल्ड स्टोरेज बनाने की कोशिश की है, ताकि जो भी एग्रो प्रोडक्ट हो, एग्रो मीन्स क्या? जो एग्रीकल्चर से प्रोडक्ट अपने को मिला है, ठीक, वो एग्रो प्रोडक्ट
या फिर फार्मास्यूटिकल्स भी है इसमें। फार्मास्यूटिकल्स मीन्स क्या, जो मेडिसिन होती है जो भारत की काफ़ी एक्सपोर्ट होती है। याद रखना, भारत दुनिया की फार्मास्यूटिकल्स में सुपर पावर बनने के करीब है। हम बहुत सारी मेडिसिनल जो चीज़ें होती है वो एक्सपोर्ट करते हैं। अभी भी जो वैक्सीन आई है, हमारे भारत की वैक्सीन कितनी है, 200 रुपीज़ की। अगर इसको डॉलर में कन्वर्ट करेंगे तो अभी डॉलर की कीमत लगभग 100 रुपीज़ के अराउंड आ जाएगी कुछ दिन में, तो $2 में मिली। और वहीं अमेरिका ने बनाई, तो अमेरिका की जो वैक्सीन है वो क्या मिल रही है, काफ़ी महंगी मिल रही है। आई एम नॉट श्योर, बट ऐसा माना जा रहा है कि वो करीब $500 के अराउंड मिल रही है। अब ये $2 कहाँ, और ये 500 को रुपये में अगर कन्वर्ट किया तो ये कितना हो जाएगा, 50,000। तो लोग अगर इंपोर्ट करेंगे तो डेफिनेटली वो भारत से इंपोर्ट करेंगे, $2 में मिल रही और ये $50,000 में मिल रही। तो ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए नहीं कि उनके पास टेक्नोलॉजी नहीं है, जी नहीं, भारत के पास टेक्नोलॉजी तो है ही, साथ ही हमारी जो वर्कफोर्स है, वर्कफोर्स मीन्स क्या, हमारी जो यंग जनरेशन है वो भी काफ़ी सस्ते मजदूर यहाँ पे मिल जाते हैं, और इसी कारण से उसकी जो कॉस्ट होती है वो कम होती है। तो इस वजह से आप आश्चर्य ना करना अगर फार्मास्यूटिकल्स में हम सुपर पावर बन जाएं तो ये है क्या, एक्सपोर्ट। अब ये फार्मास्यूटिकल्स का जो प्रोडक्ट है वो भी आपको एक्सपोर्ट करना है, एक्सपोर्ट करना, और वहीं फिर आपने एयरपोर्ट पे लाके ख़राब कर लिया तो फिर बाहर जाएगा तो कैसे होगा। इसीलिए इसको ला के ऐसा यहाँ पे एक्सपोर्ट कोल्ड जोन बनाया जाए कि आप ला के रख दो, ताकि उसका टेम्परेचर मेंटेन रहे, तापमान नियंत्रित रहे, टेम्परेचर कम होना चाहिए। ठीक है, कुछ ऐसे प्रोडक्ट होते हैं, कुछ ऐसी चीज़ें होती है जिनके तापमान कम होने चाहिए। आगे बात करते हैं। एक्सपोर्ट कोल्ड जोन डैश उत्पादों के प्रसंस्करण एवं भंडारण के लिए होगा। एग्रो फार्मा, ऑब्वियसली अभी बात की थी मैंने, दोनों के लिए, उपरोक्त दोनों ही सही है। एक्सपोर्ट कोल्ड जोन के बारे में निम्न दिए गए तथ्यों में कौन सा तथ्य सही है? तो पहली बात तो इसके ये सभी तथ्य सही है, ये आप समझ लीजिए। अब इन पॉइंट्स को हम लोग समझते हैं। पहली बात, एक्सपोर्ट कोल्ड जोन में 700 टन से अधिक कार्गो की संयुक्त क्षमता के साथ एक समय में निर्यात किया जा सकेगा। यानी उसकी जो क्षमता होगी वो कितनी होगी, एक्सपोर्ट कोल्ड जोन की 700 टन की होगी। इतना आप एक साथ क्या कर सकते हो, उसमें स्टोर कर सकते हो और निर्यात कर सकते हो। इसके अलावा उनमें अत्याधुनिक एपरेटस लगाए जाएंगे। अत्याधुनिक एपरेटस मीन्स क्या, डॉक लेवलर्स, एक्सरे मशीनें, यूनिट लोड डिवाइसेस, भंडारण, यूएलडी भंडारण, ठंड के लिए गिट्टी प्रणाली कमरे में इत्यादि लगाया जाएगा। यानी जो भी एक कोल्ड स्टोरेज के लिए ज़रूरी होता है वो वहाँ पर लगाया जाएगा। सिंपल सी बात है। नेक्स्ट, ये आपको एडिशनल डेटा पता होना चाहिए कि मुंबई हवाई अड्डा 60 एयरलाइनों के माध्यम से 175 देशों में 500 से अधिक कार्गो गंतव्यों को जोड़ता है। यानी मुंबई में 60 एयरलाइंस आती हैं जिनकी फ्लाइट्स है, और वो 175 देशों को, 175 देशों को कनेक्ट करता है मुंबई एयरपोर्ट। मुंबई हवाई अड्डे ने एक एयर कार्गो कम्युनिटी पोर्टल डैश भी शुरू किया है, जो हितधारकों को मोबाइल एप्लीकेशन द्वारा शिपमेंट की रियल टाइम ट्रैकिंग समाधान प्रदान करने में मदद करते हैं। तो पहली बात तो आप ये समझ लीजिए ट्रैकिंग और ये शिपमेंट क्या है। तो सिंपल सी बात है, जैसे हम स्पीड पोस्ट करते हैं मान लीजिए, या कोई कोरियर किया आपने, कोरियर करने के बाद आप क्या करते रहते हैं, उसको ट्रैक करते रहते हैं कि हमारा प्रोडक्ट कहाँ तक पहुँचा है, और अभी और कितना टाइम लगेगा हमारे एंड कस्टमर तक पहुँचने में, ये हम लोग देखते रहते हैं कि ये हमारा प्रोडक्ट हमें कब मिलेगा। ठीक ऐसा ही हितधारकों, यानी जिन्होंने भी अपना सामान इसमें बुक किया, किसमें, शिपमेंट में जो बुक किया उसको ट्रैक किया जा सके, और ट्रैकिंग से रिलेटेड अगर किसी भी प्रकार की उस सामान को रखने में या उतारने में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो उसका समाधान किया जा सके। जैसे यहाँ पे पता चल गया कि भाई 1 घंटे बाद में आपका जो शिप है या जो आपका शिपमेंट है वो पहुँचने वाला है, कहाँ पे, मान लीजिए लंदन पहुँचने वाला है, तो आपने यहाँ के बंदे को यहाँ से कॉल करके इन्फॉर्म कर दिया कि भाई ऐसा ऐसा हमारा प्रोडक्ट वहाँ पे आया है, आप उसको रिसीव कर लीजिए, आपको रिक्वायरमेंट है, तो उसको ट्रैक करने की ज़रूरत होगी। तो इसके लिए एक पोर्टल बनाया गया है, उस पोर्टल का नाम क्या है, G-Max। ठीक, ध्यान रखना, ये किसके लिए है, हितधारकों को एक मोबाइल एप्लीकेशन द्वारा शिपमेंट की रियल टाइम ट्रैकिंग कर सकेंगे आप। नेक्स्ट,
पूर्व सीएम विलासराव देशमुख के नाम पर डैश कॉलेज का नाम बदलने की मंजूरी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने दी है। मराठवाड़ा मेडिकल कॉलेज, भारत मेडिकल कॉलेज, लातूर मेडिकल कॉलेज या अकोला मेडिकल कॉलेज? तो इसका आंसर है लातूर मेडिकल कॉलेज। अब इसी का नाम क्यों दिया, तो ये आपको पता होना चाहिए। लातूर मेडिकल कॉलेज का ही नाम क्यों चेंज करना है, इन सब का नाम क्यों नहीं चेंज करना है? इसके पीछे रीज़न है कि जो विलासराव देशमुख जी थे वो किस कॉन्स्टिट्यूंसी से, यानी कहाँ से थे? वो लातूर से थे। लातूर से वो चुनाव लड़ते थे। अब उनकी डेथ हो गई तो ऑब्वियसली उनके नाम पे वहाँ पे मेडिकल कॉलेज का नाम रखा जाए। तो इसका आंसर होगा क्या? लातूर मेडिकल कॉलेज। विलासराव देशमुख के बेटे अमित देशमुख, वो मैं आपको बता चुका हूँ, वो कौन से मंत्री हैं? कल्चर मिनिस्टर है। और उनके एक दूसरे बेटे हैं रितेश देशमुख। रितेश देशमुख, ये भी आपको पता होना चाहिए। रितेश देशमुख इज अ वेरी वेल नोन पर्सनालिटी, फिल्म अभिनेता है। महाराष्ट्र असेंबली ने राज्य के सभी स्कूलों में डैश भाषा पढ़ाना अनिवार्य करने का विधेयक पारित किया है। काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है ये, इसके ऊपर आपको स्ट्रेस देनी चाहिए। आई थिंक ये एग्जाम में इसके ऊपर क्वेश्चन बन सकता है। महाराष्ट्र में सिंपल सी बात है, कौन सी भाषा? ये सिंबल गलती से लग गया। एक भाषा कंपलसरी की है, इसका आंसर है मराठी। ये सिंबल गलती से लगा, दोनों नहीं है, अंग्रेजी नहीं है, इसका आंसर है मराठी। यानी सभी स्कूल जितने भी हैं उन सब में कंपलसरी आपको मराठी पढ़ानी ही होगी। अगर स्कूल ऐसा नहीं करते तो उनके ऊपर फाइन होगा। ऐसा इसलिए करना है क्योंकि मराठी भाषा को प्रोत्साहित करना है, उसका प्रोत्साहन देना है। और वो कोई सा भी बोर्ड हो, फिर सीबीएसई हो, आईसीएसई हो या और दूसरे आईबी हो, इंटरनेशनल बोर्ड, या इन सब में कोई सी भी स्कूल हो, आपको मराठी भाषा पढ़ानी होगी, मतलब पढ़ानी होगी, ताकि बच्चों में मराठी भाषा का नॉलेज हो, ज्ञान हो। ठीक है, आगे बात करते हैं। बिल के अनुसार अगर स्कूल इस विधेयक के प्रावधानों को लागू करने में विफल होते हैं तो उनके ऊपर जुर्माना डैश लाख का होगा। यस, ये भी रखा गया है इस विधेयक में प्रावधान कि अगर आप मराठी भाषा पढ़ाने की व्यवस्था नहीं कर पाते तो आपके ऊपर जुर्माना लगेगा। स्कूल के लिए ही, स्टूडेंट्स के लिए नहीं, क्योंकि स्टूडेंट्स तो वहाँ पे पढ़ने जाएंगे, जो आप उन्हें पढ़ाएंगे वो पढ़ेंगे। तो इसके लिए जुर्माना रखा गया है, 1 लाख रुपए का जुर्माना आपको देना होगा अगर आप मराठी भाषा नहीं पढ़ाते हैं तो। बिल के अनुसार मराठी भाषा का कक्षा 1 से डैश तक अनिवार्य होगी सभी के लिए। कक्षा 1 से कहाँ तक? तो 1 से 8 तक नहीं, इसका आंसर है 1 to 10th स्टैंडर्ड तक, यानी 1st to 10th का जो आपका स्टैंडर्ड है, इसमें मराठी कंपलसरी होगी, यानी एक सब्जेक्ट आपको मराठी पढ़ाना ही होगा। ये इसका सिंपल मीनिंग है। ऐसा विधेयक लेके आई है गवर्नमेंट। बिल के अनुसार यह निर्णय किस बोर्ड पर लागू नहीं होगा? सीबीएसई, आईबी, आईजीएसई, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर है इनमें से कोई नहीं। कोई सा भी बोर्ड हो, सीबीएसई हो, आईबी हो, कुछ भी रहे, आपको मराठी भाषा पढ़ाना है या नहीं पढ़ाना है। ये मैंने जानबूझ के डाला है ताकि इसमें आप कंफ्यूज ना हो। ये डेटा मुझे इंपॉर्टेंट लगा इसलिए मैंने इसके ऊपर एमसीक्यू बनाया। मराठी भाषा दिवस के दिन यह बिल विधानसभा में प्रस्तुत किया गया। मराठी भाषा दिवस कब मनाया जाता है? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये, तो ये आपको पता होना चाहिए। तो ये कब मनाया जाता है? 27 फरवरी को मनाया जाता है। मराठी भाषा दिवस कब मनाया जाता है? 27 फरवरी को। और उस दिन किनकी बर्थ एनिवर्सरी रहती है? उस दिन बर्थ एनिवर्सरी अगले एमसीक्यू में इसके ऊपर। मराठी भाषा दिवस किस ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता कवि के जन्म दिवस पर मनाया जाता है? आचार्य बाल शास्त्री जांबेकर, विष्णु वामन शिरवाड़कर, धोंडो केशव कर्वे या आचार्य अत्रे? मराठी भाषा दिवस, एक ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता कवि है, वो महाराष्ट्र के हैं, उनके जन्मदिन पर मराठी भाषा दिवस मनाया जाता है क्योंकि उन्होंने मराठी भाषा में बहुत राइटिंग्स की हैं, काफ़ी, यानी मराठी भाषा को डेवलप करने में इनका काफ़ी योगदान है। और इसका आंसर है क्या? विष्णु वामन शिरवाड़कर। ये आपको याद होना चाहिए। इनके ऊपर जितना भी एडिशनल डेटा आपको मिल जाता है वो आप देख लेना, क्योंकि विष्णु वामन शिरवाड़कर पे काफ़ी क्वेश्चन पहले भी पूछे गए। इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था, और इन्हें कौन सी रचना के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? वो मिला था नट सम्राट के लिए। ये आपको पता होना चाहिए। नट सम्राट, इसके लिए इन्हें कौन सा पुरस्कार मिला?
ज्ञानपीठ पुरस्कार, जो कि साहित्य का क्या माना जाता है, भारत का साहित्य का माना जाता है नोबेल पुरस्कार। जैसे नोबेल प्राइज होता है दुनिया में, ऐसे ही साहित्य का भारत में नोबेल पुरस्कार किसे माना जाता है, ज्ञानपीठ पुरस्कार को माना जाता है। और ये कितनी कैटेगरी, कितनी लैंग्वेजेस में दिया जा सकता है, तो ये टोटल 22 लैंग्वेजेस और इंग्लिश इनमें दिया जा सकता है। 22 लैंग्वेजेस कौन सी, जो हमारे संविधान में मेंशन की गई है, 22 लैंग्वेजेस जिनको हमने ऑफिशियल लैंग्वेज का दर्जा दिया है। और भारत की राष्ट्रीय भाषा कौन सी है, सभी लोगों को लगेगा कि हिंदी, जी नहीं, ये इसका आंसर है ही नहीं, ये कभी इसमें गलती करना भी नहीं। ज़्यादातर लोगों को लगता है कि राष्ट्रीय भाषा हिंदी है, हमारे देश की कोई भी राष्ट्रीय भाषा नहीं है, सारी भाषाएं समान हैं। जैसे मराठी, गुजराती, बंगाली, सारी भाषाएं जो 22 लैंग्वेजेस हैं, संविधान ने कहा ये सारी इक्वल है। हाँ, ज़्यादा इंग्लिश और हिंदी चलती है, ये बात अलग है, बट भारत की कोई राष्ट्रीय भाषा नहीं, इसमें कंफ्यूज नहीं होना। और इंग्लिश कैटेगरी एक अलग है, ठीक है। 22 भाषाओं में तो आपको क्या दिया जाएगा, ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जा सकता है, और इंग्लिश एक एडिशनल है, इस संबंध में भी ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जा सकता है। तो इसमें अभी तक एक और इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मैं आपको बता देता हूं कि अभी तक 4 लोगों को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है, और उन 4 लोगों में पहला वाला और ये शिरवाडकर साहब का आपको याद रखना है। और इन्हें एक उपाधि है, एक उपमा है, वो उपाधि एमपीएससी के एग्जाम में आ चुकी है, एमपीएससी में, ठीक है, वो है कुसुमाग्रज। इन्हें कौन सी उपाधि है, कुसुमाग्रज नाम से ये जाने जाते हैं। कौन, विष्णु वामन शिरवाडकर। ये एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, एमपीएससी ने पूछा है, ठीक है। अब इनके ऊपर ये करंट अफेयर बन जाता है, तो इनका जो स्टैटिक पोर्शन है वो भी काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसको आप अच्छे से कर लेना। इन्हें नट सम्राट के लिए दी गई थी, और पहला जो ज्ञानपीठ पुरस्कार मराठी भाषा के लिए मिला था, वो मिला था विष्णु सखाराम खांडेकर, विष्णु सखाराम खांडेकर, ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है, विष्णु सखाराम खांडेकर। और इन्हें किस चीज के लिए मिला था, इन्हें मिला था ययाति के लिए, ययाति इन्होंने एक रचना की थी। इन्हें मिला है नट सम्राट के लिए, नट सम्राट। और 2 लोग हैं, उनके भी नाम मैं बता ही देता हूं। एक है कौन से, विंदा करंदीकर, विंदा करंदीकर, करंदीकर, ठीक है, ये इन्हें मिला है अष्टदर्शने के लिए। हालांकि ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं, पहला आपको याद रखना है। पहला वाला कौन सा है, पहला मैंने जो आपको नाम बताया विष्णु सखाराम खांडेकर, इन्हें पहला मराठी भाषा का क्या मिला है, ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। दूसरे नंबर पे हैं हमारे विष्णु वामन शिरवाडकर, इनको भी याद रखना है। और तीसरे चौथे भी अगर आप याद रख पाए तो ठीक है, क्योंकि ये कभी भी एग्जाम में आ जाते हैं। एक क्या है, अष्टदर्शने के लिए मिला है इन्हें, किन्हें, विंदा करंदीकर को। और एक है भालचंद्र नेमाड़े, भालचंद्र नेमाड़े, इन्हें भी मिला है। और इन्हें किस रचना के लिए मिला है, इन्हें मिला है हिंदू एक समृद्ध अडगल, एक समृद्ध अडगड़, अडगड़। अगर आप ये चारों याद रख पाए तो ठीक है, क्योंकि ये बहुत बार ये चारों के चारों नाम एग्जाम में पूछे जाते हैं, और अभी ये करंट में का न्यूज़ में है, इसलिए आप इनके बारे में इंफॉर्मेशन सर्च कर लेना। महाराष्ट्र स्मार्ट ग्राम योजना का नाम पूर्व मंत्री डैश के नाम पर रखा जाएगा, विलासराव देशमुख, शंकरराव देव, पृथ्वीराज चव्हाण या आर पाटिल। पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि महाराष्ट्र स्मार्ट ग्राम योजना क्या है। तो ये स्मार्ट ग्राम क्या, जैसे स्मार्ट सिटी योजना आई थी, अगली स्लाइड इसी के ऊपर है। पहले तो आप ये देख लीजिए कि किनके नाम पर, ये 2016 में ये योजना आई थी। अब इनके किनके नाम पर इसको चेंज कर दिया गया, तो इसका आंसर है आर पाटिल। सभी लोग जानते होंगे आर पाटिल हमारे महाराष्ट्र के बहुत ही प्रसिद्ध मंत्री रहे, ठीक है, एनसीपी के लीडर थे वो, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी के डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर रहे हैं महाराष्ट्र के। तो इनके नाम पे, अब उनकी डेथ हो चुकी है, तो इनके नाम पे इस योजना का नाम रखा जाएगा, क्या, आर पाटिल स्मार्ट ग्राम योजना। अब ये योजना क्या है वो देख लीजिए। इस योजना के तहत स्वच्छता, स्वास्थ्य, शिक्षा, पर्यावरण, इंफोटेक, अक्षय ऊर्जा जैसे कई क्षेत्रों में अच्छा प्रदर्शन करने वाले गांवों को राज्य सरकार पुरस्कृत करती है। और इसका आंसर यही है, ये नहीं है लोगों को छात्रवृत्ति देती है, ये भी गलत है, ये भी गलत है।
इस ग्राम स्मार्ट कब बनेगा? ग्राम स्मार्ट तब बनेगा जब लोग टेक्नोलॉजी का उपयोग करेंगे, ठीक है, और स्मार्टली वो मनी ट्रांसफर करेंगे। एक एग्जांपल दे रहा हूँ, स्मार्टली वो मनी ट्रांसफर करेंगे, ठीक, और अक्षय ऊर्जा का उपयोग करेंगे, पर्यावरण को अच्छा बनाएंगे, अच्छी शिक्षा अगर लेंगे, स्वास्थ्य सुविधाएं अच्छी होंगी, और ये सब अगर अच्छा आप करेंगे तो सरकार आपको क्या करेगी? पुरस्कृत करेगी। सिंपल सी बात है, इसी का नाम है स्मार्ट ग्राम योजना, और अब इसका नाम चेंज करके आर पाटिल स्मार्ट ग्राम योजना रख दिया गया। वर्ल्ड लाइन इंडिया रिपोर्ट के अनुसार बेंगलुरु ने शहरों में सबसे अधिक डिजिटल लेन देन दर्ज किए, जबकि डैश राज्य डिजिटल लेन देन में सबसे ऊपर रहा। आपको पता होगा डिजिटल इंडिया आपने बहुत सुना होगा। डिजिटल इंडिया हम क्यों करना चाहते हैं? तो उसका रीज़न है कि अगर देश डिजिटल होगा, मेरा ऐसा मानना है, अगर ट्रांजैक्शन क्या हो जाए, डिजिटल हो जाए सारे के सारे, जो कि संभव नहीं है, हालांकि गवर्नमेंट उस दिशा में काम कर रही है। ट्रांजैक्शन अगर डिजिटल हो जाए ज़्यादा से ज़्यादा, तो पता है इससे करप्शन यानी भ्रष्टाचार बहुत कम हो जाएगा। क्योंकि अगर आप डिजिटली किसी को भ्रष्टाचार के लिए पैसे पे करते हैं तो आप उसके ऊपर ये केस कर सकते हैं कि भाई हाँ, मेरे पास एविडेंस है, मैंने ऐसे ऐसे इसको पैसे दिए, ये होगा। इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा, और एक और कारण है इसको डिजिटल करने का, पहले भी मैंने बताया है कि जितने भी गवर्नमेंट ऑफिसेस में काम होते हैं वहाँ पे जाते हैं आप, तो ठीक है, आई एम सॉरी टू से, बट वहाँ पे आपके साथ बिहेवियर वगैरह, आपके काम वगैरह ठीक से होते नहीं, सभी का नहीं बोल रहा हूँ मैं, कुछ जगह पे ऐसा होता है। तो अगर ये ऑनलाइन हो जाए, डिजिटल हो जाए, तो ये तो बहुत ईजी होगा। जैसे बैंक में भी आपको जाने की ज़रूरत ना पड़े, SBI में जाने की ज़रूरत ना पड़े, तो उसको डिजिटल लेन देन करना चाहिए। और अब तो लोग ऐसा ही करते हैं, ATM का उपयोग कर लेते हैं या भीम से UPI से पैसा ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो इसमें टॉप किसने किया? बेंगलुरु ने, ये आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे सबसे ज़्यादा डिजिटल लेन देन किए गए, जबकि डैश राज्य डिजिटल लेन देन में सबसे ऊपर रहा। तो सबसे ऊपर रहने वाला राज्य कौन सा है? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा डिजिटल लेन देन किया गया। नेक्स्ट बात करते हैं, वर्ल्ड लाइन इंडिया रिपोर्ट के अनुसार बेंगलुरु ने शहरों में सबसे अधिक डिजिटल लेन देन दर्ज किए, जबकि मुंबई डैश नंबर पर रहा। पहले नंबर पे बेंगलुरु रहा और मुंबई कौन से नंबर पे रहा? ज़्यादा पीछे नहीं, सेकेंड नंबर पे, ठीक। थर्ड वन अगर बात करें, यस, ये इंपॉर्टेंट है। वर्ल्ड लाइन इंडिया रिपोर्ट के अनुसार भुगतान का सबसे पसंदीदा तरीका डैश था। सबसे पसंदीदा तरीका जिससे लोगों ने सबसे ज़्यादा ये किए डिजिटल ट्रांजैक्शंस की, भीम का था, UPI का, जीपे यानी गूगल पे, फ़ोन पे, इसमें से कौन सा था? तो मैं आपको बता दूं, इसका आंसर है UPI, और इसका फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए, ये कई बार एग्जाम में आ चुका है, यूनाइटेड पेमेंट इंटरफेस। यूनाइटेड पेमेंट इंटरफेस, इसका फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए, ठीक है। भीम भी नहीं है, जीपे भी नहीं है, और फ़ोन पे भी नहीं है, इसका आंसर होगा UPI। ये फेवरेट है, इससे सबसे ज़्यादा लोग मनी ट्रांसफ़र करते हैं। जर्मन साइबर सिक्योरिटी फर्म ग्रीन बॉन्ड सस्टेनेबल रिसाइलेंस डेटा की रिपोर्ट के अनुसार ग्लोबल मेडिकल डेटा लीक के मामले में महाराष्ट्र डैश स्थान पर रहा। ये अनफॉर्चुनेट है, पहले नंबर पर रहा। अब ये क्या है? ग्लोबल मेडिकल डेटा लीक, इसको समझ लीजिए। जैसे हम मेडिकल ट्रीटमेंट कराते हैं, किसी हॉस्पिटल में गए, सोनोग्राफी कराई या कोई और, आपको मान लीजिए कोई प्रॉब्लम है और आप उसको क्या रखना चाहते हैं? गुप्त रखना चाहते हैं। बट ये सारा डेटा आपके पास तो आ गया, आपने सोनोग्राफी की रिपोर्ट ले ली, अब आप एकदम निश्चिंत हो गए। बट अगर ये डेटा ऐसा हो कि जहाँ पे हॉस्पिटल था उसके पास भी तो है ये डेटा, वहाँ से ये लीक हो जाए, और ऐसा होता है, और उसको बोलते हैं ग्लोबल मेडिकल डेटा लीक, यानी आपकी जो मेडिकल की इंफॉर्मेशन है वो बहुत सारे लोगों को लीक हो गई। और उस मामले में अनफॉर्चुनेटली महाराष्ट्र कौन से नंबर पे है? पहले नंबर पे पूरे भारत में। तो ये आपको ध्यान रखना है।
ये कोई बहुत अच्छी बात नहीं। ये लिस्ट जारी की है किसने? जर्मन साइबर सिक्योरिटी फर्म ग्रीन बॉर्न सस्टेनेबल साइलेंस ने ये रिपोर्ट जारी की। उसमें महाराष्ट्र को टॉप पे रखा गया। नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च की लैंड रिकॉर्ड्स एंड सर्विस इंडेक्स के अनुसार भूमि रिकॉर्ड को डिजिटल बनाने के मामले में सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाला राज्य मध्य प्रदेश रहा, जबकि महाराष्ट्र इस सूची में डैश स्थान पर रहा। तो पहले तो हम ये समझते हैं कि ये लैंड रिकॉर्ड सर्विस इंडेक्स क्या है और ये किस आधार पर तैयार होता है। तो ये इसको जारी कौन करता है? नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च, इसने ये जारी किया। और ये किस आधार पे जारी करता है? भूमि रिकॉर्ड को डिजिटल बनाने में। अब ये क्या है? देखिए सारी चीज़ें डिजिटल हो रही है। मान लीजिए आपके पास ज़मीन है और ज़मीन आपके पास 5 एकड़ है, तो उसका पूरा मैप और सारी इन्फॉर्मेशन अगर आपको चाहिए तो आप कहाँ जाते थे? तहसीलदार का कार्यालय में, तहसील कार्यालय में, तालुका जिसको बोलते हैं। और वहाँ पे जो तहसीलदार का रहता है वो क्या करता है? आपको सारी इन्फॉर्मेशन देता है। तहसीलदार नहीं देता, उसके अंडर में बहुत सारे लोग काम करते हैं, क्लर्क वगैरह होते हैं, खाली उनके सिग्नेचर होते हैं तहसीलदार के, या फिर एसडीएम से भी इन सब चीज़ों की इन्फॉर्मेशन आपको मिलती है। बट वो सब ऑफलाइन एक पहले रजिस्टर मेंटेन होता था कि किसके पास कितनी ज़मीन है, उस ज़मीन का मैप क्या है, और वो सारा इन्फॉर्मेशन वो ऑफलाइन मोड में रखते थे। तो उससे ये होता था कि वही फिर पुराना, आप जाएंगे चक्कर लगाएंगे यहाँ पे, इन क्लर्क के चक्कर लगाएंगे, और वो क्लर्क अच्छे हुए तो ठीक है, नहीं तो वो जल्दी से आपको इन्फॉर्मेशन देते नहीं थे। आपको ज़मीन बेचना है तो भी आपको प्रॉब्लम होती थी। तो इस रिकॉर्ड को क्या बनाया जाए? डिजिटल बनाया। डिजिटल मीन्स क्या? पूरा फोटो निकाल के जो भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो ऑनलाइन डाल दी, जिस भी बंदे को चाहिए वो ऑनलाइन एक्सेस कर सकता है। इसको बोलते हैं भूमि रिकॉर्ड को डिजिटल बनाना। और ये कोई ऐसा तो नहीं है कि आज कंप्यूटर आया और रातों रात आपने पूरा का पूरा किस में कन्वर्ट कर दिया? डिजिटल में कन्वर्ट कर दिया, क्योंकि बहुत सारा डेटा है, बहुत सारी इंफॉर्मेशन है, उस सब को डिजिटल बनाने में काफ़ी टाइम जाता है और रिसोर्स भी जाते हैं। तो उसमें सबसे टॉप पे कौन है? मध्य प्रदेश। और महाराष्ट्र कौन से नंबर पे है? तो महाराष्ट्र भी ज़्यादा पीछे नहीं, महाराष्ट्र तीसरे नंबर पे है। ये आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च की लैंड रिकॉर्ड एंड सर्विस इंडेक्स के अनुसार भूमि रिकॉर्ड को डिजिटल बनाने के मामले में सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाला राज्य मध्य प्रदेश रहा, जबकि सबसे खराब प्रदर्शन 33वें नंबर पे है, जो 33 नंबर पे डैश का रहा। अब वो राज्य भी हो सकता है और यूटी भी हो सकता है, पुदुचेरी, दिल्ली, चंडीगढ़, लद्दाख, और इसका आंसर है लद्दाख। वो 33rd प्लेस पे रहा। ठीक है, इन्होंने बहुत ही कम डिजिटल डेटा ट्रांसफॉर्मेशन किया है। बहुत ही खराब एक और आपको डेटा देखने को मिलेगा। मिसिंग वुमेन एंड चिल्ड्रन इन इंडिया नामक एक रिपोर्ट एनसीआरबी मीन्स क्या? नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, इसके बारे में मैं पहले बता चुका हूं, जारी की। इस रिपोर्ट के अनुसार महिलाओं के सर्वाधिक लापता होने के मामले किस राज्य में दर्ज किए गए? और बड़ा ही दुखद है ये। महिलाओं को लोग जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग वगैरह होती है, या फिर लोग ज़बरदस्ती उठा के ले जाते हैं महिलाओं को, तो बड़ी ही दुखद न्यूज़ है। और इसका आंसर है क्या? महाराष्ट्र, वो टॉप में है। महिलाएं यहाँ से सबसे ज़्यादा गायब होती, महाराष्ट्र से। और अगर बच्चों की बात करें कि बच्चे कहाँ से गायब होते, छोटे बच्चे, तो उसका आंसर है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश से बच्चे सबसे ज़्यादा गायब हो जाते हैं। कैसे लोग होते होंगे आई डोंट नो, बट लोग ऐसा करते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं। दक्षिण अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी माउंट एंकाकोगुआ पर चढ़ने वाली मुंबई की डैश दुनिया की यंगेस्ट लड़की बन गई है। तो माउंट एंकाकोगुआ, ये आपको पता होना चाहिए। ये कहाँ पे? दक्षिण अमेरिका। आपको मैं पहले भी मैप में बता चुका हूँ। ये है उत्तरी अमेरिका, और उसके नीचे यहाँ पे क्या मिलता है? दक्षिणी अमेरिका। इधर यहाँ पे है ये यूरोप। ठीक है, ये यूरोप है, और इधर अफ्रीका है, और इनसे टच करता हुआ थोड़ा सा ये एशिया है। इधर ऑस्ट्रेलिया है नीचे, और नीचे आर्कटिक भी। तो दक्षिण अमेरिका ये है। इसकी सबसे ऊंची चोटी का नाम भी कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है, और अब तो ये न्यूज़ में है, तो ये और इसकी पॉसिबिलिटी बनती है। देखिए, कभी भी स्टैटिक पोर्शन जो एग्जाम में आता है वो करंट से कोरिलेट करके आता है। करंट जो चल रहा है उसके साथ स्टैटिक कौन सा कंबाइन है, उस पर क्वेश्चन वो पूछते हैं। तो इसका आंसर माउंट एंकाकोगुआ होगा।
ये आपको मालूम होना चाहिए। और ये कहाँ पे है? अर्जेंटीना, अर्जेंटीना के आसपास है। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है, माउंट इंकाकोगुआ। और इस पे एक 12 साल की लड़की, भारतीय लड़की, और वो भी मुंबई की, वो क्या, वो इसके ऊपर चढ़ गई। 12 साल की लड़की इंकाकोगुआ पर चढ़ने वाली मुंबई की डैश दुनिया की यंगेस्ट लड़की है, सबसे कम उम्र की लड़की है। और इसका आंसर है काम्या कार्तिकेयन। इसको ध्यान रखना है, भूलना नहीं, काम्या कार्तिकेयन। ई गवर्नेंस 2020 पर 23वां राष्ट्रीय सम्मेलन डैश में आयोजित किया गया। ई गवर्नेंस के बारे में मैं पहले भी बहुत सारी चीज़ें बता चुका हूँ, अब और नहीं बताऊंगा। इसी वीडियो में भी बताया और मैंने जनवरी के करंट मंथ में भी बताया था। ई गवर्नेंस मीन्स क्या? डिजिटल करना, ऑनलाइन करना, सबका सब, ड्राइविंग लाइसेंस बनाना ऑनलाइन, बिल भरना हो ऑनलाइन, टैक्स भरना हो ऑनलाइन। ऑनलाइन से क्या होगा? लोगों से, जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं उनसे आपका इंटरेक्शन कम होगा, इसी को बोलते हैं ई गवर्नेंस। तो इसका सम्मेलन कहाँ पे आयोजित किया गया? इसका आंसर है मुंबई में। ठीक है, ई गवर्नेंस पे 2020 का। और देखिए इसके ऊपर इसकी थीम पूछी जाती है कभी कभी, वो थीम भी आप याद कर लेना। ई गवर्नेंस 2020 पर 23वां राष्ट्रीय सम्मेलन मुंबई में आयोजित किया गया। इसकी थीम क्या थी? इसकी थीम थी इंडिया 2020 डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन। इंडिया 2020 डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, ये इसकी थीम थी, ई गवर्नेंस 2020 की। आगे बात कर लेते हैं। और इसमें एक डेटा है, इसमें हमारे कौन शामिल हुए थे वो भी आपको पता होना चाहिए। ई गवर्नेंस 2020 पर 23वां राष्ट्रीय सम्मेलन मुंबई में आयोजित किया गया। इसमें महाराष्ट्र के डैश मंत्री शामिल हुए। तो अनिल देशमुख भी नहीं है, इसका आंसर है क्या? सतेज पाटिल, ये शामिल हुए थे किसमें? ई गवर्नेंस 2020 के 23वें राष्ट्रीय सम्मेलन में। ठीक है, बाकी ई गवर्नेंस में बहुत सारा बता चुका हूँ, उसको रिपीट नहीं करना चाहता है। और ये देखिए कि ये जब इतना बड़ा सम्मेलन आयोजित किया गया तो ये किसने किया था? महाराष्ट्र सरकार ने, या फिर भारत सरकार ने, या फिर दोनों ने किया था? क्योंकि ऑब्वियसली इसमें पैसा खर्च करना होगा, अरेंजमेंट लगेगा, बहुत सारे लोग उसमें आएंगे, उनको ठहराने के लिए होटल वगैरह करनी होगी, खर्च करना होगा। तो इसके लिए इसका आंसर है दोनों ने, भारत सरकार और महाराष्ट्र सरकार दोनों ने मिल के इस ई गवर्नेंस 2020 को मुंबई में आयोजित किया था। नेक्स्ट देख लेते हैं। और 10 सूत्री घोषणा की गई, और वो 10 सूत्री घोषणा अगले उसमें है, उसको भी देख लेना। बट इसको नाम दिया गया क्या? मुंबई घोषणा। इसको नाम क्या दिया गया? मुंबई घोषणा। आप समझिए ये 10 सूत्री घोषणा का क्या उद्देश्य है। मुंबई घोषणा के मुख्य उद्देश्य, तो इसमें से इंपॉर्टेंट डाले मैंने, वो देखो। डिजिटल प्लेटफॉर्म का उपयोग करके सार्वजनिक सेवा वितरण में सुधार करना। सार्वजनिक सेवा यानी वही पब्लिक इंटरेस्ट की चीज़ है। और जैसे आपको कोई चीज़ मान लीजिए गवर्नमेंट से डील करनी है, तो आप क्या करेंगे? डिजिटल प्लेटफॉर्म बना देंगे। आप लोगों से यानी गवर्नमेंट के ऑफिशियल से ना कांटेक्ट करके आप डिजिटली कांटेक्ट कर लें, कंप्यूटर से कांटेक्ट कर लें। ठीक है, ताकि आपको लोगों से इंटरेक्ट ना होना पड़े। दूसरा, विशेष रूप से स्वास्थ्य, कृषि, शिक्षा, भूमि में उभरते हुए ई गवर्नेंस के सफल समाधानों का उपयोग करना। और इसको भी सिंपल सी चीजें हैं, ये कोई इसमें एक्सप्लेनेशन जैसी कोई ज़्यादा बात नहीं। कृत्रिम बुद्धिमत्ता मीन्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ब्लॉकचेन, ये भी आपको मालूम होना चाहिए, मशीन लर्निंग जैसी प्रौद्योगिकी सुधार के तरीकों को प्रोत्साहित करना। यानी इन सब चीज़ों को आपको प्रोत्साहित करना है। यही मुंबई घोषणा है। ठीक है, जो हम लोग डेली डिस्कशन करते हैं। और इसका आंसर होगा उपरोक्त सभी सत्य हैं। आगे देख लीजिए। मार्च 2020 में डैश में भारत फिनटेक फेस्टिवल 2020 का आयोजन किया जाएगा। मार्च 2020 में भारत फिनटेक फेस्टिवल। पहली बात तो ये फिनटेक फेस्टिवल क्या है, इसको समझ लीजिए। फिनटेक ये इसका नाम है। तो इसको थोड़ा सा मैं अलग करता हूँ, फिन को अलग किया, और फिन को अगर मैं थोड़ा सा बढ़ा दूँ तो ये क्या होगा? फाइनेंशियल। और टेक का मतलब होता है टेक्नोलॉजी। अब ये फाइनेंस में टेक्नोलॉजी कैसे उपयोग करते हैं? वही ऑनलाइन ट्रांसफ़र करना, जितनी भी आप टेक्नोलॉजी नई लेके आते हैं। देखिए पहले क्या होता था, एटीएम आया, पहले तो आपको बैंक में जाके पैसा लेना होता था। ठीक है, फिर उसके बाद में क्या आ गया? एटीएम। आप एटीएम से पैसा निकालें, यानी टेक्नोलॉजी एडवांस हुई।
फिर उसके बाद में और थोड़ा सा एडवांस हुआ तो अब आप एटीएम भी नहीं जाते, आप क्या करते, घर से ही गूगल ट्रांसफर कर देते। फिर पहले आपको क्या करना होता था, पैसे निकालने के लिए एटीएम कार्ड रखना होता था। अब मान लीजिए आपके पास एटीएम कार्ड है और आपका पर्स चोरी हो गया, कहीं और घूम रहे हैं आप, आपके पर्स में से एटीएम गायब हो गया, अब आप पैसे कैसे निकालेंगे? तो आप किससे निकलता है, आप अपना थंब इम्प्रेशन देते हैं, कहीं कहीं किसी किसी एटीएम में थंब इम्प्रेशन से भी पैसा निकलता है, यानी आपने अंगूठा लगाया और आप उसमें उसको रीड कर लेता है, आपका जो अकाउंट है वो एक्टिवेट हो जाता है, कुछ समय के लिए आप पैसा विड्रॉ कर सकते हैं। तो ये होने लगा, तो दिना दिन इसको बोलते हैं क्या, फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी। दिना दिन ये टेक्नोलॉजी बढ़ती जा रही, तो इसका फेस्टिवल होता है, हर जगह होता है, भारत में भी होता है, सिंगापुर में भी होता है। और इसमें क्या होते हैं, तरह तरह के लोग आते हैं, बहुत सारे लोग आएंगे, वो अपने आइडियाज शेयर करेंगे कि भाई मेरे पास ये टेक्नोलॉजी है, आपके पास ये टेक्नोलॉजी, और उससे क्या होगा, चीज़ें और बेहतर होंगी। तो ये कहाँ पे आयोजित किया जाएगा, ये आयोजित किया जाएगा मुंबई में। आगे बात करते हैं बार्क। बार्क का फुल फॉर्म आपको मालूम होना चाहिए, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, देख लेना इसको। और ये कहाँ पे, ट्रॉम्बे मुंबई में, ठीक है, इसका आंसर तो हुआ ट्रॉम्बे मुंबई में ही भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। इसने भाभा कवच डेवलप किया। अब ये भाभा कवच क्या है समझ लो। भाभा कवच का मतलब ये होता है कि अगर किसी ने फायर किया तो हम क्या पहनते हैं, बुलेट प्रूफ जैकेट पहनते हैं, ठीक है। आर्मी के जो पर्सन है वो क्या पहनते हैं, बुलेट प्रूफ जैकेट्स। और वो बुलेट प्रूफ जैकेट क्या कर लेती है, इसको सहन कर लेती है अच्छी तरह से। अब बार्क ने ऐसा बुलेट प्रूफ जैकेट बनाया है कि उसमें अगर आप AK-47 से 45 तक भी अगर राउंड फायर करते हैं तो भी आपको वो कोई डैमेज नहीं कर पाएगा। और ये उसने, बार्क ने किसको हैंड ओवर किया है, CISF को। CISF मीन्स क्या, सेंट्रल इंडियन सिक्योरिटी फोर्स नहीं है ये, याद रखना, सेंट्रल, नहीं तो कई बार इंडियन लगा लेते हैं आप, थोड़ा सा ऑड है। सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी, आगे सिंपल है, BSF जैसे सिक्योरिटी फोर्सेस, ठीक है, ये याद रखना है, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्सेस। इनको इन्होंने भाभा कवच दे दिया। किसने, बार्क ने। भाभा क्यों, क्योंकि भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, हमारा जो एटॉमिक प्रोग्राम है उनमें डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा का काफ़ी योगदान है, इसीलिए उनके नाम पे इसका नाम रखा गया, ठीक है। बार्क स्थित है तो कहाँ पे, ट्रॉम्बे मुंबई में। नेक्स्ट देखिए, ये स्पोर्ट्स की छोटी सी न्यूज़ है, याद होना चाहिए आपको। 54th ऑल इंडिया बॉम्बे गोल्ड कप हॉकी चैंपियनशिप कहाँ पे आयोजित की गई। ये एक हॉकी का टूर्नामेंट है, ऑल इंडिया बॉम्बे गोल्ड हॉकी कप चैंपियनशिप, गोल्ड कप चैंपियनशिप, ठीक है। और ये कहाँ पे आयोजित किया गया, मुंबई में आयोजित किया गया। इससे कुछ आउटकम निकले, वो आउटकम दिखा देता हूँ मैं आपको। ये किसने जीता ये खिताब, ये आपको मालूम होना चाहिए। हॉकी का टूर्नामेंट है, सिंपल सी बात है। और ये खिताब किसने जीता, इंडियन नेवी ने ये खिताब जीता है इसका, ठीक है। और एक और चीज़, इसमें जिस बंदे ने अच्छा परफॉर्म किया उसका नाम पता होना चाहिए। पहली चीज़, कोई भी टूर्नामेंट के बारे में आपको पता होना चाहिए। टूर्नामेंट के बाद में उसको किसने जीता वो पता होना चाहिए, उसमें किसने अच्छा प्रदर्शन किया वो पता होना चाहिए। स्पोर्ट्स के बारे में 3 चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, कोई सा भी रहे, क्रिकेट का रहे, हॉकी का रहे। अब पहले हमने देखा किसने जीता, और ये क्या था, मुंबई में आयोजित किया गया था। अब इसमें सबसे अच्छा परफॉर्म किसने किया, तो देखिए यहाँ पे डैश प्रिंटेड होना चाहिए था, मतलब टाइप होना चाहिए था, बट अनफॉर्चुनेटली यहाँ अजिंक्य जाधव आ गया। यह खिताब इंडियन नेवी ने डैश की हैट्रिक की मदद से यह खिताब जीता। तो किनकी हैट्रिक की मदद से, इन्होंने 3 गोल मारे थे, वो थे अजिंक्य रहाणे नहीं, यहाँ पे अजिंक्य रहाणे प्रिंट हो गया, अजिंक्य रहाणे क्रिकेट के हैं, यहाँ पे आएगा अजिंक्य जाधव, ठीक है, ये ध्यान रखना, थोड़ी सी टाइपिंग एरर है वो। तो अजिंक्य जाधव ने 3 गोल मारे, इसलिए उनको क्या दिया गया, हैट्रिक की उन्होंने, उनकी मदद से किसने, इंडियन नेवी ने ये खिताब जीत लिया। कौन सा खिताब, ऑल इंडिया बॉम्बे गोल्ड कप। नेक्स्ट देखते हैं, दिग्गज सामाजिक कार्यकर्ता और नारीवादी लेखिका डैश का 83 साल की उम्र में फरवरी 2020 में निधन हो गया, ठीक है। नारीवादी का मतलब क्या, फेमिनिस्ट है वो, क्या करती है वो, महिलाओं के अधिकार के लिए सामाजिक कार्यकर्ता थी वो,
महिलाओं के अधिकार के लिए कार्य करती थी। उन्होंने महिलाओं के ऊपर लेखन भी किया है, बहुत सारे लेखन उन्होंने महिलाओं के ऊपर किया है। जैसे मिळून एक है, बड़ा फेमस है उनका, मिळून साऱ्या जणी, ये उन्होंने राइटिंग है इनकी, ठीक है। ऐसे ही कुछ है, मराठी में है वो, ठीक है। दिग्गज सामाजिक, तो इनके डेथ हो गई। इनका नाम क्या था? विद्या बाल। आप विद्या बालन मत कर लेना इसको, विद्या बाल है और वो अलग है, विद्या बालन अलग हैं और विद्या बाल अलग है। इनके ये दो, विद्या बाल द्वारा शुरू की गई 2 पत्रिकाएं हैं। वो 2 पत्रिकाओं का नाम मैंने अभी आपको बताया भी था, एक स्त्री है और एक मिळून साऱ्या जणी, और इसका आंसर है दोनों, ठीक है। ये भी आपको ध्यान रखना है। और जिन लोगों की डेथ हो जाती है वो कभी कभी घूम के एग्जाम में आ जाते हैं, मैंने पहले भी बोला, इसलिए जिनकी भी डेथ होती है उनके बारे में थोड़ा थोड़ा सा सर्च कर लीजिए, करिए। जैसे इनकी भी एक डेथ हो गई, प्रसिद्ध क्रिकेट पत्रकार और फिल्म इतिहासकार डैश का 86 वर्ष की आयु में निधन हो गया, राजू भारतन, इनकी भी डेथ हो गई। क्रिकेट पत्रकार थे और फिल्म इतिहासकार। और एक बंदे की डेथ हुई है, उनका नाम है क्या? नंदू आर कुलकर्णी। ये पत्रकार हैं, मशहूर पत्रकार। इनका 70 साल की उम्र में निधन हो गया। एक ही अखबार से संबंधित थे। कहाँ से शुरुआत की थी? ऐसे तो इन्होंने बहुत सारे अखबार में काम किया, हो सकता है ये डेटा पूछ लिया जाए, तो इसका आंसर है इंडियन एक्सप्रेस, क्योंकि ये न्यूज़पेपर काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इंडियन एक्सप्रेस, इससे स्टार्टिंग की थी, ठीक। सो दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट फॉर लिसनिंग।